अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहद हाजिर को इत्तलात और मालूमात का दौर कहा जाता है और मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया ख़बरें हैं। हमारे गिरदोपेश क्या हो रहा है, हमारे अपने शहर और अपने मुल्क में क्या हो रहा है, इस खित्ते में और पूरी दुनिया में क्या वाक़यात जन्म ले रहे हैं, मैं और आप हम सब इनमें दिलचस्पी रखते हैं। यही बातें, यही लोग और यही हालात और वाक़यात जिनसे हम आगाह होना चाहते हैं खबर बनते हैं। खबरों से मालूमात में इजाफा होता है। मालूमात के मानी हैं इल्म में इजाफा, और इल्म से कुर्बतें बढ़ती हैं इंसान और इंसान में, मुल्क और मुल्क में। और अगर हम वाकई उस वन वर्ल्ड के लिए आज काम कर रहे हैं दुनिया भर में, तो फिर खबरों का इसमें बहुत अहम किरदार रहेगा। खबरों का ये किरदार टेलीविज़न के हवाले से ज़्यादा उभर कर और ज़्यादा निखर कर सामने आता है। अखबार में शाया होने वाली खबरों की यकीनन अपनी अहमियत है, क्योंकि उनका असर देर पा होता है। रेडियो के सामीन का हल्का बहुत वसी है, लेकिन टेलीविज़न की बात ही कुछ और है। न्यूज़कास्टर की आवाज़ और शख्सियत, नाज़रीन के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक़, तस्वीरें, नक्शे, चार्ट और फिल्में, आवाज़ और तस्वीर का ये इम्तिज़ाज नाज़रीन पर फौरी और गहरा असर छोड़ता है। 26 नवंबर 1964 को जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, तो ख़बरें उस शाम भी टेलीकास्ट हुई थी। उस रोज़ और शायद आज भी ये सवाल मुख्तलिफ हल्कों में ज़ेर बहस आया होगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न का मकसद क्या है, तफरीह या मालूमात। तजुर्बाती स्टेशन जो एक ढाके में और एक लाहौर में लगा, उसी से अंदाज़ा आपको होगा कि हुकूमत के या उस वक्त हम लोगों के जहन में था क्या। ये ख्याल था कि साहब ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से को, लोगों को एक दूसरे से रूशनास कराया जा सकता है। आवाज़ तो पहुँचती है, लेकिन ये स्क्रीन पर जिस वक्त लोग आएंगे तो उनको एक दूसरे की बात समझने का ज़्यादा मौका मिले। ये भी ख्याल था कि ये तालीम का भी एक ज़रिया बन जाएगी। लिहाजा असल मकसद तो उस वक्त ये था, तफरीह का इतना मकसद नहीं था जितना ये था कि मुख्तलिफ सूबों के लोग जो हैं वो एक नेटवर्क में एक दूसरे से आशना हो सके, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी चीज़। इन कौमी मकासद को सामने रखते हुए जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, तो ना ज़रूरी तकनीकी वसाइल मुहैया थे, ना तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और ना दूसरी सहूलतें। जब हमने नवंबर सन 1964 में इब्तिदा की पायलट स्टेशन की लाहौर से, तो उस वक्त न टेलीप्रिंटर था, न कैमरा थे, न और दूसरी जो सहूलतें होती हैं वो थीं, और हमने जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रॉम ए स्क्रैच इब्तिदा की। वो अप्रैल 1965 को मैंने टीवी को ज्वाइन किया। अब उस वक्त हालात क्या थे, किन एनवायरनमेंट में काम हो रहा था, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मौजूदा इमारत जो है उसके सामने एक सफ़ेद कोठी हुआ करती थी। इट वॉज ए स्मॉल प्लेस। तो उस कोठी में एक कमरे में एक 3 टेबलें लगी हुई थी, स्मॉल साइज़ का कमरा था। ज़फ़र समदानी साहब हमारे न्यूज़ एडिटर थे, मुस्लिउद्दीन साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर थे, ये रिपोर्टिंग फील्ड के ओवरऑल इंचार्ज करता, मतलब वही ओवरऑल इंचार्ज थे, और मैं असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर में। ये कोई 25 बरस तो होते हैं, 64 की बात है। तो मैं पहला अनाउंसर और पहला न्यूज़ रीडर आपका बना। तो उस वक्त ये फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, एक छोटे से कमरे में ही सारे दफातर थे, और जो एक मिलजुल कर काम होता था। ऑर्गेनाइजेशन इतनी फैली नहीं थी, और मैं अकेला ही न्यूज़ रीडर था। तो अनाउंसमेंट भी करता था, ड्रामा भी करता था, खबरें भी पढ़ता था, और न्यूज़ रूम हमारा स्टूडियो से सड़क के पार होता था। कोई 200-250 गज का फासला था गालिबन। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि मसलन बारिश हो गई है, तो अब बुलेटिन को यूं छुपा के अपने आप पर भी कुछ कागज सर पे रख के वो थोड़ा सा मेकअप किया हुआ होता था कि आके खबरें पढ़नी है, और
ظفر سمدانی اور مسلدین جنہیں آج مرحوم کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کاش وہ ہمارے درمیان ہوتے. تو یہ پودے ان دوستوں کے لگائے ہوئے ہیں. یہ میرے پہلے ایڈیٹر تھے. لاہور کے بعد سابق مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا اور وہاں سے پہلا نیوز بلیٹن نشر ہوا تو بھی وسائل، افرادی قوت اور سہولتیں ناکافی تھیں. اصل میں کراچی میں کام کر رہا تھا ڈان میں. جب مجھے آفر ہوا ٹیلی ویژن میں ڈھاکے بھیجا گیا. وہاں جب میں پہنچا تو ہمارے پاس صرف 2 کمرے تھے، گیریج سمجھیں، جو اس میں پورا نیوز روم ڈھاکہ ٹیلی ویژن کا تھا. تو اسی میں آپ سمجھیں ٹیلی پرنٹر مشینیں بھی تھیں، اسی میں ٹرانسلیٹرز بھی بیٹھتے تھے، اسی میں بھی تھا. اور ایک اور کمرہ تھا جو نیوز ایڈیٹر کا کمرہ تھا. اس میں اس وقت نیوز ایڈیٹر تھے ہمایوں چودھری صاحب، وہ تھے. اور ہمیں 3 بلیٹن کرنے ہوتے تھے، ایک اردو میں، ایک انگریزی میں، اور ایک مین بلیٹن اس وہاں پہ بنگلہ زبان میں ہوتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز سے 3 ماہ بعد ٹیلی ویژن کی اپنی نیوز کوریج نہیں ہوتی تھی، بلکہ وزارت اطلاعات کے محکمہ فلمز کے تیار کی ہوئی نیوز فلمیں خبروں میں استعمال ہوتی تھیں. پھر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے اپنے وسائل اور عملے کے ذریعے اہم واقعات کی فلم بندی شروع کر دی. سن 65 کی جنگ کے مناظر تو ہمارے نیوز کے عملے نے اس مہارت سے کور کیے کہ ہر حلقہ خیال نے اس کی داد دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا ہماری زندگی میں. ہم نے کوشش کی کہ ہر حالت میں جو بھی ہو سکے ہم سے ہم عوام تک لے کر آئے خبریں فرنٹ سے. اس میں مسلح صاحب مرحوم کا بہت بڑا کردار تھا. اس میں اسلم خان کیمرہ مین نے بڑی محنت کی، اس میں اور دوسرے کیمرہ مین انہوں نے بڑی محنت کی. اور ہم بم گرتے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود خبریں جاری رہتی تھیں. ایک دفعہ مرحوم مسل الدین صاحب کے ساتھ چھمجوڑیاں ہی دریائے توی کو کراس کرتے وقت دشمن کے جہاز آ پہنچے اور انہوں نے کانوائی پہ گولیاں برسانی شروع کر دی. مسل الدین صاحب کا ایک الفاظ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اسلم خان اسے مس نہیں کرنا. گویا اس کی اسٹریفنگ جو تھی وہ ایکسپوز کرنی اور ہمارے افواج کے جو گنیں تھیں اور اس پر وہ فائر ان کا، یہ سب کچھ میں نے وہاں ایکسپوز کیا. اور اس سے جہاز ہندوستان کا جو نیچے گر رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی. لاہور اور ڈھاکہ کے بعد تیسرا ٹیلی ویژن سینٹر راولپنڈی اسلام آباد کا تھا. اس نئے سینٹر کا آغاز بھی محنت اور لگن کے اسی جذبے سے ہوا تھا جس کی بدولت ہمارے نیوز کے عملے نے 2 سال کا سفر طے کیا تھا. اور 15 جنوری 1967 کو باقاعدہ جب اس کا افتتاح ہوا تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں پہلا اناؤنسر اور پہلا نیوز ریڈر پاکستان ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد کا یہاں سے جس نے ابتدا کی تھی وہ میں تھا. اور اس کے بعد سے مختلف مراحل سے یہ ہم گزرتے رہے. چھوٹی سی ٹیم تھی. ٹیلی ویژن نیوز کے ابتدائی دور میں رپورٹر، نیوز پروڈیوسر، کیمرامین اور فلم ایڈیٹرز تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. فلم کیمرے پرانے ماڈلوں کے اور قدرے خستہ حالت کے تھے. ٹیلی ویژن کی اپنی کوئی لیبارٹری نہیں ہوتی تھی. کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے نیوز فلمیں پروسیس کرائی جاتی تھیں. فلم ایڈیٹنگ کے لیے جدید مشینری کے بجائے مہذب عدسہ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن پیشے سے لگاؤ اور شوق کا یہ عالم تھا کہ لاہور، ڈھاکہ اور راولپنڈی کے تمام اہم واقعات کور ہوتے تھے. نیوز فلموں کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ ATS کے نام سے ایک ذیلی ادارہ قائم کیا گیا. ATS یعنی ایشین ٹیلی ویژن سروس کا آغاز بقول مسٹر موسیٰ احمد جو کہ ہمارے یعنی سمجھیے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کے کہنے کے مطابق اس کا آغاز میرے اپنے گھر سے ہوا. میں اس زمانے میں ڈائریکٹر ایڈورٹائزنگ فلمز اینڈ پبلیکیشنز تھا اور ان کا ٹیلی فون آ گیا، کہنے لگے جی کہ کل سے آپ نے
ATS کا آغاز کرنا ہے. تو قدرتی طور پہ میں حیران ہوا. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو میری ٹریننگ نہیں ہے اس میں, اور دوسری کہ یہ چیز کیا ہے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوز یا خبریں جو ہیں ان کو سٹریم لائن کیا جائے. ہمارے پاس کوئی بھی ٹرین سٹاف نہیں, اور ہم نے جرمنی کی ایک کمپنی ہے ایفاگے, وہاں سے ایک ٹیم بلائی ہے. کوئی 12 ٹیکنیشینز ہیں جس میں کہ 6 فوٹوگرافرز ہیں, 4 ایڈیٹرز ہیں اور 2 سپروائزرز ہیں. کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کا آغاز ہوا تو وہاں بھی ظفر صمدانی اور ان کے ساتھیوں نے شعبہ خبر قائم کیا. اس دور میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا دائرہ اور نیوز کوریج کے مواقع بھی وسیع ہوئے. رفتہ رفتہ یہ احساس بڑھتا گیا کہ ٹیلی ویژن خبروں کا سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے, اور اگر اس کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو پھر گویا اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ ملک میں نہیں ہو رہا. اس کے پیش نظر ہم نے کراچی میں 1969 میں ہم نے خبروں کا بلیٹن 10 منٹ سے بڑھا کر 20 منٹ کا کیا, اور کچھ اس کا جو ویژول کانٹینٹ تھا, تصویروں کا حصہ تھا, اس میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی. اس کے فوراً بعد 3-4 مہینے کے بعد یہ بلیٹن جو تھا 25 منٹ کا ہو گیا, اور اس کا نام بھی خبرنامہ رکھا گیا. 4-5 سال کے اس عرصے میں ہمارے شعبہ خبر نے پیشہ ورانہ کارکردگی اور تکنیکی صلاحیتوں کے حوالے سے خاصا سفر طے کیا. اندرون ملک اور بیرون ملک رونما ہونے والا ہر اہم واقعہ اس سفر کا ایک سنگ میل ہے. یہ سفر سعی مسلسل اور عمل پیہم کی لازوال داستان ہے, کامیابیوں اور کامرانیوں کی داستان. شعبہ خبر کے ارتقاء کا سفر درحقیقت ملکی اور عالمی واقعات ہی سے عبارت ہے. ایسا سفر جو تاریخ کی شاہراہ پر ہوا اور آج بھی جاری ہے, جس کی ہر منزل تاریخ کا اہم باب ہے. مسجد اقصی کی آتش زدگی, رباط کی اسلامی سربراہ کانفرنس, چاند پر انسان کا پہلا قدم, امریکہ اور چین کے تعلقات کی بحالی, 1970 کی انتخابی سرگرمیاں اور انتخابات, 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کی بات چیت اور اس کے نتیجے میں شملہ سمجھوتا, بھارت سے پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی, متفقہ آئین کی تشکیل کے لیے سیاسی رہنماؤں کے مذاکرات, آئین کی تشکیل, منتخب صدر اور وزیر اعظم کی حلف برداری, سربراہ حکومت کے غیر ملکی دورے, 1973 کی عرب اسرائیل جنگ جس کے لیے مرحوم مصلح الدین اور نثار مرزا کیمرہ مین پر مشتمل خصوصی ٹیم محاذ جنگ پر گئی, 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس. یہ سب ہماری قومی اور عالمی تاریخ کے اہم باب ہیں. ہماری شعبہ خبر نے سیاست, معیشت, صنعت اور قومی زندگی کے ہر شعبے میں قابل ذکر واقعات کی کوریج کی. ہمارے نیوز کے عملے کے لیے ایک چیلنج قدرتی آفات کی کوریج تھی. پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب ہوں, بشام اور پٹن کے علاقے میں تباہ کن زلزلہ ہو, یا کوئی اور قدرتی آفت, شعبہ خبر کے عملے نے ہمت مردانہ کے ساتھ ہر چیلنج کا سامنا کیا اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض پوری مہارت سے ادا کیے. نیوز کوریج کا دائرہ جوں جوں وسیع ہوتا گیا, ہماری خبروں اور خاص طور پر خبرنامے کے ساتھ ناظرین کی دلچسپی بڑھتی گئی. لیکن حالات کار اور دوسرے عوامل نیوز کے عملے کے لیے مسلسل چیلنج تھے. جب کراچی سینٹر سے خبرنامہ شروع ہوا تو میں اس کا پہلا پروڈیوسر تھا. پھر دسمبر 1971 کے آخری ہفتے میں دوسرے سینٹروں سے بھی 10-15 منٹ کی خبروں کی بجائے 25 منٹ دورانیہ کا خبرنامہ شروع کر دیا گیا. میں اس دوران کراچی سینٹر سے راولپنڈی اسلام آباد ٹرانسفر ہو چکا تھا. سن 74 کے اوائل میں نیوز ایڈیٹر مقرر ہوا. اس زمانے میں میرے ساتھ اسلام آباد سینٹر پہ 3 یا 4 پروڈیوسرز تھے. یہی رپورٹر بھی تھے اور یہی ایڈیٹر بھی.
کام کے لحاظ سے خاصا مصروفیت کا زمانہ تھا. جمہوریت کا دور تھا, سیاسی گہما گہمی تھی اور بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے. اس دور میں یقین جانیے 15-16 گھنٹے روزانہ کام کرتے تھے. رپورٹنگ, ڈیسک, اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام اور اسپیشل رپورٹس بھی ہمارے ہی ذمے تھیں. اور بعض اوقات تو ہمیں پوری رات ایڈیٹنگ, اسکرپٹنگ اور پروگراموں کی ریکارڈنگ کرنی پڑتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک جوش جذبہ تھا, کام کے ساتھ لگاؤ, پیشے کے ساتھ خلوص اور سب سے بڑھ کے ٹیم اسپرٹ تھی, جس کی بدولت ہم اپنے فرائض ادا کر سکیں. لوگ کم تھے اور ریسورسز کم تھے, رپورٹنگ کے لیے رپورٹرز کم تھے, کیمرے کم تھے, کیمرے نہیں ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں بہت کم تھیں. لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کے باوجود خبریں بہت اچھی ہوتی تھیں. پروفیشنلی جو ڈرافٹنگ ہوتی تھی خبروں کی وہ بہت اچھی ہوتی تھی. خبروں کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آتھینٹک ہونی چاہیے, اس پہ بہت توجہ دی جاتی تھی. 1974 میں کوئٹہ اور پھر پشاور میں نئے ٹیلی ویژن سینٹر قائم ہوئے اور ہمارے شعبہ خبر کی سرگرمیوں کا دائرہ اور وسیع ہو گیا. نئے ٹیلی ویژن سینٹر کو چلانا ایک واقعی بہت بڑی ذمہ داری تھی, ایک چیلنج تھا. نہ ہمارے پاس سامان پورا تھا, نہ ہمارے پاس سٹاف پورا تھا, نہ ہمارے پاس کمرے اس طریقے سے تھے جیسے آج پشاور ٹیلی ویژن سینٹر نظر آتا ہے. اس زمانے میں ہم نے ایک کچی خستہ حال عمارت میں کام شروع کیا. لیکن ایک یہ جوش, جذبہ اور لگن تھی کہ نئے سینٹر کو چلانا ہے اور ایک قومی مقصد کو توسیع میں, فروغ میں ہم نے کام کرنا ہے. 1975 میں راولپنڈی اسلام آباد سینٹر پر نیشنل نیوز بیورو یا قومی شعبہ خبر قائم کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ ہر سینٹر سے الگ الگ بلیٹن نشر کرنے کے بجائے نیٹ ورک پر خبریں نشر ہوں. تکنیکی لحاظ سے یہ انقلابی قدم یہ اٹھایا گیا کہ خبروں کی رنگین نشریات شروع ہو گئیں. نیوز کوریج کے لیے ریورسل فلم استعمال ہونے لگی اور مختلف سینٹروں پر کلر لیبارٹریز نصب کی گئیں. کچھ ہی عرصے بعد نیوز کوریج کے لیے ENG یونٹ استعمال کیے جانے لگے. پیشہ ورانہ لحاظ سے یہ ایک اہم قدم تھا کہ بین الاقوامی ایجنسی ویج نیوز سے خلائی سیارے کے ذریعے نیوز فلمیں ہمیں روزانہ موصول ہونے لگی اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان ایشیا ویژن کا ممبر بن گیا. ایشیا ویژن در حقیقت اس ادارے کا نام ہے جس کے زیر اہتمام ایشیا اور بحر الکاہل کے بعض ممالک آپس میں نیوز فلموں کا تبادلہ کرتے ہیں. یہ ادارہ 1 جنوری 1984 کو معرض وجود میں آیا. اس ادارے کے 2 زون ہیں. زون اے میں ایران, آسٹریلیا, چین, جاپان اور جمہوریہ کوریا شامل ہیں اور جاپان کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک NHK اس زون کے لیے رابطہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. زون بی میں پاکستان کے علاوہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, برونائی دارالسلام, ملائیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں اور ملائیشیا کا نیٹ ورک RTM اس زون کا رابطہ مرکز ہے. ایشیا ویژن کے تحت نیوز فلموں کے تبادلے اور مواصلاتی سیارے کے تمام اخراجات ممبر ممالک باہم مل جل کر برداشت کرتے ہیں. جب ہم نے 1984 میں ایشیا ویژن جوائن کیا تو مقصد یہ تھا کہ ایشیا ویژن کے تھرو پاکستان کی کوریج ساری ملکوں میں دکھائی جائے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یورو ویژن ایشیا ویژن کی کوریج لے کے ہماری جو پاکستان کی کوریج تھی پوری دنیا میں دکھاتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کو اپنی وسیع نیوز کوریج اور ٹیکنیکل کوالٹی کے باعث ایشیا ویژن کے اہم ممبر ملک کی حیثیت حاصل ہے. PTV نیوز کی 2 فلمیں خصوصی طور پر ذکر کیے جانے کے قابل ہیں. ایک تو اوجڑی کیمپ کا سانحہ اور دوسری بہاولپور کا فضائی حادثہ. ان دونوں نیوز فلموں پر پاکستان ٹیلی ویژن کو ایشیا ویژن کا پہلا FES ایوارڈ ملا. یہ اعزاز PTV نیوز کے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تکنیکی مہارت کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف ہے. خلائی سیارے کے ذریعے مواصلاتی سہولتیں مہیا ہونے کے بعد ہمارے شعبہ خبر نے تکنیکی لحاظ سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. اندرون ملک رونما ہونے والے اہم واقعات، قومی زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں کی سرگرمیوں، اہم غیر ملکی شخصیات کے دوروں، پاکستان کی ممتاز شخصیات کے بیرونی دوروں،
अक़वाम मुत्तहिदा, गैर जानिबदार तहरीक, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, जनूबी एशिया के ममालिक की इलाक़ाई ताउन की तंजीम और दूसरे आलमी इदारों के इजलासों और सरगर्मियों, अहम आलमी वाक़यात, ईरान इराक़ जंग, अफ़गानिस्तान की जंग, जनीवा मुज़ाकरात, मुख्तलिफ तैयारों का अगवा और ओजड़ी कैंप के अलमिये जैसे अहम वाक़यात की कवरेज हमारे शोबे ख़बर ने नहायत पेशावराना महारत के साथ की। अंदरूने मुल्क न्यूज़ कवरेज को वुसअत देने के लिए मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद में न्यूज़ ब्यूरो कायम किए गए हैं, जहां रिपोर्टर्स और कैमरा टीमें तैनात हैं। शोबा खबर के तंजीमी ढांचे में मरकजी हैसियत नेशनल न्यूज़ ब्यूरो को हासिल है, जिसके क़याम में ज़ुबैर अली, मुस्लिहुद्दीन और बुरहानुद्दीन हसन ने अहम किरदार अदा किया, जो मुख्तलिफ औक़ात में पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर न्यूज़ रहे। हमारे इन्हीं साथियों ने ऑन कैमरा रिपोर्टिंग का भी आगाज़ किया। मरहूम मुस्लिहुद्दीन ने तो तारीख़ और अदब के मुख्तलिफ हवालों को भी अपने उसलूब की नुदरत के साथ खबर का मौजू बनाया। गली कासिम जान में हकीम महमूद खान के दीवान खाने के मुत्तसिल और एक मस्जिद के साए तले यही वो घर है जिसके मकीन को गैब से मज़ामीन ख्याल में आते थे और जिसका शरीर खामा नवाई सरोश था, जो लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं था और जो सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह किए बगैर जुनून की हिकायत खून चुका लिखता रहा और नुस्खा है वफा तालीफ करता रहा। गालिब नुक्तादां हज़रत महबूब इलाही की दरगाह में 64 खंबे के पास बड़े सगीर की एक और तही और अंगेज शख्सियत खुसरो शीर सखन से 150 गज के फासले पर दफन हुआ है। ऑन कैमरा रिपोर्टिंग की ये रिवायत बतदरीज आगे बढ़ती रही। हाइडलबर्ग हयात इकबाल का एक रोशन बाब और इकबाल शनासों के ज़हनी सफ़र का अहम संगमी। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी को जर्मनी की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ हासिल है। ये तालीमी इदारा 1386 ईस्वी में कायम हुआ और 6 सदियों पर मुहित तारीख़ के मुख्तलिफ मरहलों में इस इदारे ने अपनी नश्व-ओ-नुमा और इर्तिक़ा की मंजिलें तय की। जुलाई 1907 में इकबाल आला तालीम के लिए जर्मनी आए तो उन्होंने भी अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ इसी अजीम इदारे से किया। हाइडलबर्ग में तकरीबन 4 माह क़याम के दौरान अल्लामा इकबाल ने जर्मन ज़ुबान सीखी और फिर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री ली। हाइडलबर्ग में हकीमुल उम्मत ने जिस मकान में क़याम किया वो इकबालियात के तलबा के लिए अब ज़ियारतगाह की हैसियत रखता है। 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस शहर में कितने ही ऐसे मुकाम हैं जिन्होंने इकबाल के कदम चूमे। यूरेनियम कुर्राए अर्ज़ का एक आम जुज़्व है। इसे नामवर कीमियादान क्लेप्रोथ ने तकरीबन 200 साल कबल दरियाफ्त किया। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों में यूरेनियम की तलाश का काम 1961 में शुरू किया। यूरेनियम के ज़खायर में ज़िला डेरा गाजी खान सरे फहरिस्त है। एटमी मादनियात का हुसूल एक दिलचस्प मगर कठिन काम है। यूरेनियम कच्छ धात तक पहुँचने के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। खुदाई के लिए कारकुनों को दलदल और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह से नीचे भी काम करना पड़ता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां सर्दियों के आगाज से ही बर्फानी इलाकों से परिंदे पनाह के लिए आते हैं। सूबा सिंध की झीलें सदियों से इन आबी परिंदों की पनाहगाहें हैं। ठट्टा के करीब वाक़ हालेजी झील तकरीबन 6.5 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये झील सर्द इलाकों से आने वाले तकरीबन 1 लाख आबी परिंदों के लिए एक कुदरती पनाहगाह है। यूरोप और ख़ासकर साइबेरिया के बर्फानी इलाकों के तकरीबन 60 इक़साम के परिंदे यहाँ पनाह लेते हैं। मुसरत और जज्बों के इजहार के 1000 रंग हैं और इन रंगों की चमक दमक और ताबनाकी से अहले वतन के चेहरे मुनव्वर हैं। लोग अर्ज़ पाक की 41वीं सालगिरह की तैयारियों में अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ मसरूफ़ हैं। इस साल भी लोगों ने अपने वतन के साथ अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए हैं। रिपोर्टिंग का एक और अंदाज इंटरव्यू है। मुख्तलिफ मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहों, वज़रा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफराद के इंटरव्यू खबर का ज़रिया हैं। हमारे सभी रिपोर्टरों ने मुमताज़ शख्सियात से इंटरव्यू लिए हैं। खबरें आप रोज़ ही देखते होंगे। आध घंटे के बुलेटिन में मुल्क की और दुनिया भर की खबरें पेश कर दी जाती हैं।
या कम अज कम पेश करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इस बुलेटिन की तैयारी के लिए कितनी मेहनत होती है आपको शायद इसका सही अंदाजा नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन का शोबा खबर रात दिन मसरूफ़ कार रहता है। रात 9:30 बजे खबरनामा खत्म होते ही इस्लामाबाद में नेशनल न्यूज़ ब्यूरो में अगले दिन के बुलेटिन के लिए तैयारी शुरू हो जाती है और ये तय कर दिया जाता है कि कौन सी कैमरा टीम और कौन रिपोर्टर अगले दिन क्या न्यूज़ कवरेज करेगा। इस दौरान रोज़ाना नशरियात के इख्तिताम तक न्यूज़ रूम में मामूल के मुताबिक काम जारी रहता है। रेडियो मॉनिटरिंग रूम में मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों से नश्र होने वाली खबरें मॉनिटर की जाती हैं और उनकी रिपोर्ट न्यूज़ रूम में भिजवा दी जाती है। सुबह 10 बजे न्यूज़ रूम में एडिटोरियल मीटिंग होती है जिसमें एडिटर्स और रिपोर्टर्स शरीक होते हैं। मीटिंग में उस दिन की मुतवक्को खबरों और उनके पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होता है। इस तरह बुलेटिन के बुनियादी खदोखाल वाजे होने लगते हैं। कैमरा टीमें फील्ड में न्यूज़ कवरेज का काम करती हैं और न्यूज़ रूम में एडिटर्स मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली खबरों के इंतखाब और तदवीन में मसरूफ़ होते हैं। खबरों की सिलेक्शन बुनियादी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि मेरिट पे किए जाए और मेरिट के पेश नज़र रखते हुए हमें एक तो पाकिस्तान टेलीविज़न की पॉलिसी को भी अपने पेश नज़र रखना होता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्यूअर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तीसरे पहर न्यूज़ रूम की गहमा गहमी में इजाफा हो जाता है और जूं जूं बुलेटिन के औकात करीब आते हैं काम की रफ्तार तेज़तर होने लगती है। अंग्रेज़ी और उर्दू डेस्क और इलाकाई ज़बानों के डेस्क पर एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स, मुतरजिम और टाइपिस्ट मुसलसल अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और न्यूज़कास्टर्स खबरों की रिहर्सल करते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क पर भी रिपोर्टर और एडिटर मसरूफ़ कार होते हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में किसी भी जगह कोई मेजर टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो तो उसकी खबर और उसकी फिल्म रिपोर्ट हम उसी दिन नाज़रीन को पेश कर देते हैं। न्यूज़ रूम में काम जारी होता है और दूसरी तरफ फिल्मों और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की एडिटिंग की जाती है। बुलेटिन में शामिल खबरों की तरतीब के मुताबिक तस्वीरी मवाद को लाइन अप किया जाता है और फिल्मों की रिहर्सल की जाती है। अंग्रेज़ी खबरों और खबरनामे की तैयारी का सबसे नाजुक मरहला वो होता है जब बुलेटिन को आखिरी शक्ल देकर न्यूज़कास्टर्स के हवाले किया जाता है। मुकर्ररा वक्त पर बुलेटिन नश्र होता है और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी पैनल प्रोड्यूसर पर होती है। मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न का प्रोड्यूसर जहाज़ के पायलट की मानंद होता है। जैसे अगर पायलट से एक मामूली सी गलती हो जाए तो जहाज़ हादसे का शिकार हो जाता है। इसी तरह अगर प्रोड्यूसर से 1 सेकंड की ताख़ीर या मामूली सी भी छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा 30 मिनट का लाइव शो स्पॉइल हो जाता है। खबरों की तैयारी और पेशकश में रिपोर्टर, एडिटर, कैमरामैन, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, फिल्म एडिटर, इंजीनियर और प्रोड्यूसर सभी का अहम किरदार होता है। लेकिन खबरों की अच्छी प्रोडक्शन का हकीकी दारोमदार न्यूज़ कास्टर पर होता है, जिसकी जिम्मेदारियों और मुश्किलात का शायद आपको अंदाजा नहीं। बाहर बैठा हुआ आदमी ये नहीं समझ पाता कि न्यूज़ कास्टिंग जो है वो कितनी मुश्किल चीज़ है और कितनी टेक्निकल है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक बहुत ही मुश्किल फ़न है और जो काफ़ी अरसे में आता है। टेलीविज़न के लिए ख़ास तौर पे एक अच्छे न्यूज़ कास्टर में संजीदगी, मतानत, शाइस्तगी, वक़ार, आवाज़ की खूबसूरती, तलफ़्फ़ुज़, ये एक ऐसी खूबियाँ हैं जो टेलीविज़न के न्यूज़ कास्टर में बेहद ज़रूरी है। यूं तो हर न्यूज़ कास्टर हफ्ते में 1-2 दिन खबरें ज़रूर पढ़ता है और साल भर में वो हज़ारों खबरें नाज़रीन तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो कभी जहन से महव नहीं हो पाती। सबसे ज़्यादा जो मुझे याद है वो फॉल ऑफ ढाका की खबर थी। अफसोस हुआ, मुझे पढ़ के बहुत अफसोस हुआ और ये भी अफसोस हुआ कि मेरे हिस्से में वो बुलेटिन आया और मुझे पढ़ना पड़ा। बहुत बड़ा वो अलमिया था हमारे लिए। पाकिस्तान टेलीविज़न ने उर्दू, अंग्रेज़ी और इलाकाई ज़बानों में कई अच्छे न्यूज़ कास्टर पैदा किए हैं जिनके खबरें पढ़ने के अंदाज में इनफरादियत भी है और वक़ार भी। लेकिन एक बात उमूमन हर समाजी महफिल में गुफ्तगू का मौजू बनती है कि हमारे न्यूज़ कास्टर बेतकल्लुफ़ अंदाज में किसी मसनूई घुटन के बगैर खबरें क्यों नहीं पढ़ते। हमारी न्यूज़ का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल
फॉर्मेट वही है कि आप यूं बैठेंगे और मक्खी भी आएगी तो आप उसको उड़ाने का कोई तरीका वैसे लिखा हुआ नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है कि उसको कैसे उड़ाया जाए, क्या किया जाए, मगर इट्स वेरी रिजिड एंड वेरी स्टिफ, इट्स नॉट रिलैक्स्ड। मुझे कतन ये समझ में नहीं आता कि लोग न्यूज़ कास्टर्स को इनफॉर्मल क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि खबर तो एक चीज़ ही फॉर्मल है। बहरहाल कोशिश यही होती है कि फॉर्मल तरीके से न्यूज़ नाज़रीन तक पहुंचाई जाए, और मेरा ख्याल है कि this method, this format is liked by people all over the world. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कोई 20 साल से खबरें पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अब कोशिश भी करूँ तो शायद इनफॉर्मल ना हो सकूँ। घर बैठा आदमी जो है वो टेंशन में बैठा खबरें नहीं सुन रहा, वो कोई महाज जंग पर नहीं बैठा, वो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, बीवी बच्चों के साथ बैठा है, खाना खा रहा है, चाय पी रहा है और टेलीविजन खोल लिया, खबरें सुन रहा है। अब उसको एक टेंस आदमी जब नजर आता है तो उसके दिल में कुछ ऐसे ऐसे होता है कि ये क्यों इतना टेंशन में बैठा है, क्या मुसीबत है इसे, भाई खबरें सुना रहे हो ना, कोई ऐसी तलवार तो सर पर नहीं लटक रही। खबरों की पेशकश, उनकी तज़ीन व तरतीब, ज़्यादा से ज़्यादा बसरी मवाद का इस्तेमाल और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात, इन सब का खबरों के मेयार पर यकीनन अच्छा असर पड़ता है। लेकिन असल चीज़ जिससे नाजरीन को दिलचस्पी होती है यह है कि हम खबरें क्या दे रहे हैं, जिसे अंग्रेजी ज़बान में कंटेंट्स कहते हैं। इन्हीं कंटेंट्स पर टेलीविज़न न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी का दारोमदार है कि नाजरीन इन खबरों को किस हद तक सच समझते हैं और उन पर एतबार करते हैं। क्रेडिबिलिटी का यह मसला नाजुक भी है और पेचीदा भी। इसके कई अवामिल हैं और मसले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर ही कोई हल तलाश किया जा सकता है। इसके न्यूज़ प्रोग्राम पर हुकूमत की ज़रूरियात की छाप लगती रही। टेलीविज़न से न खबरें मुकम्मल मिलती थीं, न सही मिलती थीं, न वाज़ेह मिलती थीं, मुल्क के हालात के बारे में भी और बैरूनी दुनिया के बारे में भी। ये एक ऐसी कमज़ोरी रही है जिसने टेलीविज़न को अपना मुअस्सर किरदार अदा करने से प्रिवेंट भी किया और लोगों की तालीम के लिए जो कुछ ये कर सकता था इदारा, उससे भी वो महरूम रहा। अब जो दौर है इसमें तजुर्बात किए जा रहे हैं, एक आज़ादी की फ़िज़ा कायम है और उम्मीद की जाती है कि टेलीविज़न न्यूज़ न सिर्फ हुकूमत की बल्कि दूसरे अनासिर की खबरें भी मुनासिब तौर पर और जायज़ तौर पर पेश करेगा। टेलीविज़न न्यूज़ ने तरक्की की मनाजिल खासी तेज़ी से तय की हैं और तकनीकी लिहाज से हमारा टेलीविज़न जो है किसी तरह बाकी दुनिया में जो एडवांस टेलीविज़न हैं उनसे कम नहीं है। लेकिन असल मसला टेलीविज़न के एतमाद की बहाली है। ये एतमाद माजी में हुकूमतों की जानिब से टेलीविज़न को एक प्रोपेगेंडा मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से एक एतमाद का फुकदान अवाम में मौजूद है। इसको दूर करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन को टेलीविज़न पर मौका ज़रूर दिया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि अपोजिशन को ये शिकायत पैदा ना हो कि टेलीविज़न पर जो उनका नुक्ता निगाह है वो पूरी सराहत से पेश नहीं किया जा रहा और एक बैलेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। जब तक कि टेलीविज़न के न्यूज़ को एक प्रोफेशनल बुनियादों पर आगे नहीं चलाया जाएगा, ये एतमाद और एतमाद जो है ये पैदा नहीं होगा और ये पैदा होने से ही टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो प्रिंट जर्नलिज्म के शाना बशाना आकर खड़ा हो जाएगा। और इस सिलसिले में कुछ जो पेशरफ्त हुई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये एक प्रोपेगेंडा मीडियम ना हो और ना ही इस पर एक सियासी अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जाए। अफसोसनाक बात यह कि हमारे मुल्क में और हम जैसे बहुत से मुल्कों में, ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में, डेवलपिंग मुल्कों में, जहाँ पर टेलीविज़न के इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल है, वहाँ पर कम अबेश, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हुआ यह है कि टेलीविज़न की खबरें किसी न किसी एतबार से हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा बन जाती हैं और उसमें लोगों को ये ख्याल होना शुरू हो जाता है कि इस टेलीविज़न का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा करे और जो सही खबर है उसको छुपाए। इस वजह से खबरों की क्रेडिबिलिटी या लोगों का एतबार उस पर से उठना शुरू होता है और एक नौबत वो आती है कि यह एतबार बिल्कुल उठ जाता है
آپ سچی خبر بھی دیں تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے, اس پہ اعتبار نہیں کرتے. اب اس کریڈیبلٹی کو کس طرح واپس لایا جائے, یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ, اور غالباً واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ خبر کو اس کی ویلیو کے مطابق جگہ دیں, اور جو خبر کا ٹریٹمنٹ خبر کے اعتبار سے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ اس کو دیں, اور کسی خبر کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اب ہمارے ملکوں میں اس طرح کی آزادی تقریباً ناممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری دور حکومت میں اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے. جب کبھی کوئی بحران آتا ہے تو یہ ذرائع ابلاغ جو حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ کسی حکومت کے کام کبھی نہیں آتا. ٹیلی ویژن نیوز کی کریڈیبلٹی کا تعلق صرف ٹیلی ویژن سے نہیں ہے. ٹیلی ویژن ایک معاشرے میں بستا ہے, وہ ایک ویکیوم میں, ہوا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور کریڈیبلٹی کا تعلق جمہوریت اور جمہوریت کے تقاضوں اور روایتوں سے ہے جو ابھی ہمیں اپنے ملک میں پیدا کرنی ہیں. مثلا قوت برداشت ایک چیز ہے کہ میں آپ سے اختلاف بھی کروں اور آپ مجھ سے اختلاف کریں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کی بنا پہ بھلے اپنا اختلاف جاری رکھیں, لیکن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس اختلاف کو دلائل کے راستے حل کریں گے, نہ کہ مثلا کلاشنکوف کے راستے سے. تو یہ سارے تقاضے جو ہیں, یہ زمین جو ہے ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, پورے ملک کے اندر تیار کرنا ہے, اور سچ بولنے کی عادت اپنانی ہے پورے ملک کو, صرف ٹیلی ویژن کے نیوز کے شعبے کے لوگوں کو ہی نہیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن نیوز کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اول تو یہ بالکل صحیح ہے. آج بھی جس حد تک ہم نے ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بڑی ناقص ہے, اور ہمیں ابھی بہت راستہ طے کرنا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم یہ جو حدود ہیں برداشت کے, the frontiers of tolerance, ان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتے رہیں, تاکہ لوگوں کو نہ صرف سچ بولنے کی عادت پڑے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم سچ کو سننے کی عادت ان میں پیدا ہو. اب ہمیں 21ویں صدی کے چیلنج کا سامنا ہے. آئندہ 8-10 برسوں میں اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں جس رفتار سے ترقی ہوگی وہ اپنی جگہ کسی عظیم انقلاب سے کم نہیں. کیا پاکستان ٹیلی ویژن کا شعبہ خبر آنے والے دور کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہوگا اور اس چیلنج کا سامنا کر سکے گا؟ نہ صرف پی ٹی وی نیوز اس 21ویں صدی کی دہلیز پہ جو ہم کھڑے ہیں تو اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ملک بھی تیار ہے. اور جیسے جیسے جمہوریت کا ایکسپیریمنٹ آگے بڑھے گا اور لوگ یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ واقعی جمہوریت کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنی عوام کو 21ویں صدی میں ننگے پاؤں نہیں بلکہ باقاعدہ اچھے لباس میں ملبوس پہنچائیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ان نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ ٹیلی ویژن نیوز کا تجربہ ہے. ہاں, جس فضا میں, جس ماحول میں ٹیلی ویژن کے کارکن, نیوز کے شعبے کے کارکن کام کرتے رہے ہیں, اس فضا نے, اس ماحول نے ان کو وہ ہمیشہ مواقع فراہم نہیں کیے, وہ انکریجمنٹ نہیں دی کہ خبروں کو واقعی خبروں کے طور پہ پیش کریں, سچ کو سچ کے طور پہ پیش کریں. لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. جس طرح سے اب یہ معاشرہ ہمارا پاکستان کا ارتقا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ بھی اور ٹیلی ویژن نیوز کا شعبہ بھی دنیا کو مایوس نہیں کرے گا. پاکستان ٹیلی ویژن اور ہمارے شعبہ خبر نے اپنے ناظرین کو مایوس نہیں کیا. ان کے وسائل کم اور مسائل زیادہ سہی, ان کی افرادی قوت ناکافی سہی, ان پر کام کا روز افزوں دباؤ سہی, وہ بہتر حالات کار, مراد اور سہولتوں سے محروم سہی, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے, مقصد کے ساتھ اپنی وابستگی سے
अपनी पेशा वराना सलाहियतों से, अपनी तकनीकी महारत से, अपनी टीम स्पिरिट से और मेहनत के अनथक जज्बे से हर बड़े से बड़े चैलेंज का सामना किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब व कामरान रहे हैं। उन तमाम कारकुनों की मेहनत और अज़मत को सलाम जिन्होंने शोबे खबर की पेशावराना कारकर्दगी को आलमी मेयार पर लाने में अहम किरदार अदा किया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से एक इत्मीनान का फुकदान अवाम में मौजूद है। इसको दूर करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन को टेलीविज़न पर मौका ज़रूर दिया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि अपोजिशन को ये शिकायत पैदा ना हो कि टेलीविज़न पर जो उनका नुक्ता निगाह है वो पूरी सराहत से पेश नहीं किया जा रहा और एक बैलेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। जब तक कि टेलीविज़न के न्यूज़ को एक प्रोफेशनल बुनियादों पर आगे नहीं चलाया जाएगा, ये एतमाद और अतमाद जो है ये पैदा नहीं होगा और ये पैदा होने से ही टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो प्रिंट जर्नलिज्म के शाना बशाना आकर खड़ा हो जाएगा। और इस सिलसिले में कुछ जो पेशरफ्त हुई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये एक प्रोपेगेंडा मीडियम ना हो और ना ही इस पर एक सियासी अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जाए। अफसोसनाक बात यह कि हमारे मुल्क में और हम जैसे बहुत से मुल्कों में, ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में, डेवलपिंग मुल्कों में, जहाँ पर टेलीविज़न के इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल है, वहाँ पर कम अबेश, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हुआ यह है कि टेलीविज़न की खबरें किसी न किसी एतबार से हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा बन जाती हैं और उसमें लोगों को ये ख्याल होना शुरू हो जाता है कि इस टेलीविज़न का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा करे और जो सही खबर है उसको छुपाए। इस वजह से खबरों की क्रेडिबिलिटी या लोगों का एतबार उस पर से उठना शुरू होता है और एक नौबत वो आती है कि यह एतबार बिल्कुल उठ जाता है। आप सच्ची खबर भी दें तो लोग उसको यकीन नहीं करते, उस पर एतबार नहीं करते। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी का यह आलम है हमारे मुल्क में कि जब बीबीसी कोई खबर देता है, चाहे वो खबर गलत भी हो, लेकिन लोग उसको मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो चीज पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होती है उस पर उनका एतबार नहीं। अब इस क्रेडिबिलिटी को किस तरह वापस लाया जाए, यह बहुत बड़ा बुनियादी मसला है। इसका एक तरीका तो यह है कि, और गालिबन वाहिद तरीका यह है कि आप खबर को उसकी वैल्यू के मुताबिक जगह दें और जो खबर का ट्रीटमेंट, खबर के एतबार से उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उसको दें और किसी खबर को छुपाने की कोशिश न करें। अब हमारे मुल्कों में इस तरह की आज़ादी तकरीबन नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर जमहूरी दौरे हुकूमत में इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जब कभी कोई बहरान आता है तो ये ज़राए अबलाग जो हुकूमत के कब्जे में होते हैं वो किसी हुकूमत के काम कभी नहीं आता। टेलीविज़न न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक सिर्फ टेलीविज़न से नहीं है। टेलीविज़न एक माशरे में बसता है, वो एक वैक्यूम में, हवा में कोई चीज़ नहीं है। और क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक जमहूरियत और जमहूरियत के तकाज़ों और रिवायतों से है जो अभी हमें अपने मुल्क में पैदा करनी है। मसलन क़ुव्वत बर्दाश्त एक चीज़ है कि मैं आपसे इख्तिलाफ भी करूं और आप मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अफ़हाम व तफ़हीम की बिना पे भले अपना इख्तिलाफ जारी रखें, लेकिन हम ये फैसला कर लें कि हम इस इख्तिलाफ को दलाइल के रास्ते हल करेंगे, न कि मसलन कलाशनिकोव के रास्ते से। तो ये सारे तकाज़े जो हैं, ये ज़मीन जो है हमें इसको तैयार करना है।
पूरे मुल्क के अंदर तैयार करना है और सच बोलने की आदत अपनानी है पूरे मुल्क को, सिर्फ टेलीविज़न के न्यूज़ के शोबे के लोगों को ही नहीं। चुनाचे मैं समझता हूँ कि जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि टेलीविज़न न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अव्वल तो ये बिल्कुल सही है। आज भी जिस हद तक हमने टेलीविज़न की क्रेडिबिलिटी को कायम करने की कोशिश की है वो भी बड़ी नाकिस है और हमें अभी बहुत रास्ता तय करना है। कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हम ये जो हुदूद हैं बर्दाश्त के, द फ्रंटियर्स ऑफ टॉलरेंस, इनको हमेशा पीछे धकेलते रहें ताकि लोगों को न सिर्फ सच बोलने की आदत पड़े बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम सच को सुनने की आदत उनमें पैदा हो। अब हम 20वीं सदी के आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं और 10 साल बाद हमें 21वीं सदी के चैलेंज का सामना है। आइंदा 8-10 बरसों में इत्तलात और मवासलात के शोबों में जिस रफ्तार से तरक्की होगी वो अपनी जगह किसी अजीम इनकलाब से कम नहीं। क्या पाकिस्तान टेलीविज़न का शोबे खबर आने वाले दौर के तकाजे पूरे करने के काबिल होगा और इस चैलेंज का सामना कर सकेगा? न सिर्फ पीटीवी न्यूज़ इस 21वीं सदी की दहलीज पे जो हम खड़े हैं तो उसके तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तैयार है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पूरा मुल्क भी तैयार है। और जैसे जैसे जमहूरियत का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा और लोग ये महसूस करना शुरू करेंगे कि वाकई जमहूरियत के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जिसकी मदद से हम अपनी आवाम को 21वीं सदी में नंगे पांव नहीं बल्कि बाकायदा अच्छे लिबास में मलबूस पहुंचाएं, मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं कि हम रफ्ता रफ्ता अपने आप को इन नए तकाज़ों से हम आहंग न कर लें। और फिर यह है कि टेलीविज़न न्यूज़ का 25 साल का तजुर्बा है। हाँ, जिस फिज़ा में, जिस माहौल में टेलीविज़न के कारकुन, न्यूज़ के शोबे के कारकुन काम करते रहे हैं, उस फिज़ा ने, उस माहौल ने उनको वो हमेशा मौक़े फराहम नहीं किए, वो इनकरेजमेंट नहीं दी कि ख़बरों को वाकई ख़बरों के तौर पे पेश करें, सच को सच के तौर पे पेश करें। लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत है। जिस तरह से अब ये माशरा हमारा पाकिस्तान का इर्तिक़ा कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये माशरा भी और टेलीविज़न न्यूज़ का शोबा भी दुनिया को मायूस नहीं करेगा। गुज़श्ता 25 साल के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न और हमारे शोबे ख़बर ने अपने नाजरीन को मायूस नहीं किया। उनके वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा सही, उनकी अफरादी क़ुव्वत नाकाफ़ी सही, उन पर काम का रोज़ अफजूं दबाव सही, वो बेहतर हालात कार, मुराद और सहूलतों से महरूम सही, लेकिन उन्होंने अपने अमल से, मकसद के साथ अपनी वाबस्तगी से, अपनी पेशा वराना सलाहियतों से, अपनी तकनीकी महारत से, अपनी टीम स्पिरिट से और मेहनत के अनथक जज्बे से हर बड़े से बड़े चैलेंज का सामना किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब व कामरान रहे हैं। उन तमाम कारकुनों की मेहनत और अज़मत को सलाम जिन्होंने 25 साल के दौरान शोबे खबर की पेशावराना कारकर्दगी को आलमी मेयार पर लाने में अहम किरदार अदा किया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।